आपके एग्जाम से अभी यार अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, हम सपोर्ट करेंगे। बेटा चुप करके रहो, ठीक है, आराम से। अगर आगे आना चाहते हो तो आगे आ जाओ, चुप करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बेटे कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से क्लास 8 के लिए एक वन शॉट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है द सेल। यार आपको क्लास 8 में अगर लास्ट ईयर तक बात करेंगे ना, आपको कितने कितने चैप्टर्स होते थे? साइंस में 2-3 चैप्टर्स होते थे, मैथमेटिक्स में आपको 2-3 चैप्टर्स होते थे। बट इस साल यार ट्रेंड चेंज हो गया है और लास्ट ईयर तक आपको सिलेबस भी कम होता था और आपको टेक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। बट इस बारी अब वो नहीं चलेगा यार। आप इस बारी पता है क्या है, इस बारी आपको इंग्लिश में पूरा सिलेबस है, T2 एग्जाम है, उर्दू में पूरा सिलेबस है, आपका जो कश्मीरी रीजनल लैंग्वेज है उसका पूरा सिलेबस है, और बेटे आपको साइंस में 11 चैप्टर्स हैं, SST में 14 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर्स हैं, 8। यार अब अगर आप इस वक्त डिटेल्ड लेक्चर देखोगे ना, और पता है बड़ी बात क्या है यार, इस बारी अब टेक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस बारी आपको बेटा कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जामिनर अब आपको देखेगा यार इसने कितना समझा है पूरे साल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो अब करेंगे क्या यार, इस बार असर्शन रीजन है, मल्टीपल चॉइस कुछ अलग तरीके से हैं, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं बेटा आपको यह बताऊं कि इंशाल्लाह उसके रिगार्डिंग के पेपर कैसे आएगा, उस रिगार्डिंग हम आपके साथ रूबरू हो जाएंगे ऑनलाइन जल्दी इंशाल्लाह, एक पेपर डिस्कशन इंटरेक्शन मोड में। या मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका मॉडल पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे यार, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और असर्शन रीजन में कैसे जवाब देना है, क्वेश्चंस किस अंदाज से पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर आप अभी डिटेल्ड लेक्चर देखोगे ना, हालांकि हमारे YouTube चैनल पे यार डिटेल्ड लेक्चर भी दिए गए हैं, अगर आप अभी डिटेल्ड लेक्चर देखोगे, अभी यार फन नहीं है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपका बहुत समय चला जाएगा, टाइम कम है यार, 20 दिन टोटल, मुझे लगता है इतना यार 20-25 दिन टोटल रह गए आपके एग्जाम्स के। यार अभी अगर आप वो देखोगे ना डिटेल्ड लेक्चर, टाइम चला जाएगा। अभी समय है वन शॉट देखने का। और रिमेंबर बेटा, ये जो हम वन शॉट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया जाता है एक ही लेक्चर में, और डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है, उतना पढ़ाया जाता है जितना आपका टेक्स्ट बुक आपसे बोल रहा है, जितना आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। चल स्टार्ट करते हैं यार, टाइम बिना जाया किए हुए। हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 को साइंस में 11 चैप्टर्स हैं, यस एग्जैक्टली। उसमें बेटा 3 फिजिक्स के हैं, 3 केमिस्ट्री के हैं और 5 हैं आपको बायोलॉजी के। यार हमने बायोलॉजी में बहुत कुछ डिस्कस किया है, अब हमें रहता है द सेल। यार ये चैप्टर रहता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला? द सेल। चल आगे चले यार, ये है मेरा दोस्त आपके साथ डिस्कस करेगा इस चैप्टर सेल, और बेटा जुड़ के रहिए। लगभग मुझे लगता है 1-1.5 घंटा इसमें चला जाएगा, लेकिन 1-1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। सारे के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इंशाल्लाह इसी से ये जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे लॉन्ग आंसर है, असर्शन रीजन है, शॉर्ट आंसर है, MCQ बेस्ड है, सारा का सारा बेटा इसी से निकाला जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है मेरे बेटे। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सेल क्या होता है, उसके बाद सेल को डिस्कवर किस साहब ने किया था, उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद सेल यार इसमें पार्ट्स कितने हैं, उसके बाद यार प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद डायवर्सिटी ऑफ सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वो भी इसी में है, डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या होता है यार, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल नंबर, सेल साइज, किस सेल का साइज कितना क्या होता है। चल आगे चलते हैं मेरे साथ, अब जुड़ के रहिए यार। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको पता नहीं है ये तमाम दुनिया के लिविंग थिंग्स मैंने इस पार्क में जमा किए, या मेरे बेटा आज मैंने इस क्लासरूम में तमाम दुनिया के लिविंग थिंग्स लाए। यह है घोड़ा, यह है कोई औरत, यह है कोई मर्द, यह है बेटा मतलब आप समझे दुनिया के सारे लिविंग थिंग्स हैं। इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें चूहा भी है, इसमें रैबिट भी है, इसमें जिराफ भी है, इसमें ह्यूमन बीइंग भी है, इसमें यार छोटे छोटे लिविंग थिंग्स भी हैं, बड़े बड़े लिविंग थिंग्स भी हैं, इसमें यार गाय देखो, गाय भी है, इंसान भी है, सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं। डू यू नो यार, अगर चल मेरे पास मैं आपको बताता हूं
मेरे पास बेटा ये है बोतल, क्या है मेरे पास है बोतल। अब यार मैं परेशान होता हूँ, ये बोतल आखिर किस चीज़ की बनी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये बोतल किस चीज़ की बनी है, मत ना समझ आ रहा है और बोलना मत ना समझ आ रहा है। यार अगर मैं इसको डिटेल्स अच्छे से देखूँ, जांच करूँ, माइक्रोस्कोप के अंदर भर दूँ ना यार, किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक के पार्टिकल्स की बनी है। किस चीज़ की, प्लास्टिक के पार्टिकल्स की बनी है। इसी तरह यार मैं हैरान हो जाता हूँ, मेरे पास चल मैं आपको ऐसे बताऊँ, मेरे पास एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड है, मैं परेशान होता है यार आयरन की रॉड किस चीज़ की बनी है। आयरन की रॉड जब मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालता हूं, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब मैं आयरन की रॉड को माइक्रोस्कोप के अंदर डालूंगा फिर देखूंगा यार आयरन की रॉड छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स की बनी है। किस चीज की, आयरन के पार्टिकल्स की बनी है। कौन, आयरन की रॉड। आपको पता है दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है ना यार, इंसान है यार, परिंदा है, एनिमल है, प्लांट है, दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, समझ नहीं आ रहा है किस चीज के बने हैं यार। ये तो मैं आपको बता रहा हूं सर, हमें तो समझ आ गया ये किस चीज के बने हैं, किस चीज के बने हैं। आप बता रहे हो यार प्लांट लकड़ी का बना है, मैं आपको बता रहा हूं यार लकड़ी किस चीज की बनी है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, लकड़ी किस चीज की बनी है। अरे प्लांट सर लकड़ी का बना है, हमें पता चला यार लकड़ी किस चीज की बनी है, वो तो बोलो ना। नहीं आ रहा है ना। अब सुन, मैं आपको बता रहा हूं यार इंसान किस चीज का बना है या एनिमल किस चीज का बना है। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर जो एनिमल है, एनिमल बना है गोश्त का। मैं आपको बता रहा हूं यार इसका जो गोश्त है वो गोश्त किस चीज का बना है, समझ तो नहीं आ रहा है ना। एनिमल बना है गोश्त का, गोश्त किस चीज का बना है। इसी तरह यार प्लांट बना है लकड़ी का, वो प्लांट बना है लकड़ी का, लकड़ी किस चीज के बनी है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। आपको पता है एक साइंटिस्ट आया था, ये दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है ना आखिर किस चीज के बने हैं। दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स किस चीज के बने हैं, ये प्लांट, ये एनिमल, ये गाय, ये सब कुछ लिविंग थिंग्स है यार, ये किस चीज के बने हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है एक साइंटिस्ट आया, सुन मैं डिस्कवरी बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जनाब आली, गुजारिश खिदमत यूं है, उसका नाम था रॉबर्ट हुक, ROBERT, रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक की। ओ दिस वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साहब हैं, एक साइंटिस्ट हैं। आपको पता है उसने क्या किया, वो परेशान था यार, मैं अभी आपको डिटेल से नहीं बोलूंगा किस क्या कैसे इसने क्या किया, मैं आपको इतना बता रहा हूं। रॉबर्ट हुक यार एक साइंटिस्ट था, ये परेशान था कि लिविंग थिंग्स किस चीज के बने हैं। आखिर इसने एक प्लांट को चूज किया, ओक ट्री। ओक ट्री यार एक ट्री होता है, जैसे एप्पल ट्री है, मलबरी ट्री है, ओक ट्री एक ट्री होता है। ओक ट्री को इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री को चूज किया, ओक ट्री को इसने काटा और ओक ट्री को माइक्रोस्कोप के अंदर भर दिया है, उसका पीस छोटा सा, ठीक है, उसका पीस छोटा सा माइक्रोस्कोप के अंदर भर दिया, कॉर्क, ठीक है, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। चलो बहरहाल ओक ट्री का छोटा सा पीस इसने काटा, फिर देखा यार इसको ओक ट्री के छोटे पीस के अंदर, जब इसने ओक ट्री का छोटा सा एक पीस काटा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भर दिया, फिर ये देखने लगा रॉबर्ट हुक यार ये ओक ट्री किस चीज का बना है, ओक ट्री का ये छोटा सा पीस है, लकड़ी का टुकड़ा किस चीज का बना है। इसको दिखाई दिया ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स, इसको ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए, ऐसे यार ये हनी कॉम जैसा ऐसे है ना, ये छोटे छोटे डब्बे इसको नजर आए, छोटे छोटे डब्बे, बहुत सारे छोटे छोटे हनी कॉम, यानी बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे इसको इकट्ठे नजर आए। ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम ऐसे ही होता है ना, हनी कॉम का मतलब जहां पे शायद की मक्खी उनका जो घर होता है ना, ऐसा ही होता है। तो रॉबर्ट हुक को प्लांट के उस टुकड़े के अंदर क्या नजर आए, जब इसने रॉबर्ट हुक ने प्लांट का एक टुकड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर भर दिया, फिर देखने लगा इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, इस प्लांट के टुकड़े के अंदर ऐसे छोटे छोटे डब्बे नजर आए। दीज डब्बे आर नोन एज बेटा सेल। उसने रॉबर्ट हुक ने छोटे डब्बे का नाम क्या रखा, सेल। इसका भी क्या नाम रखा, सेल। इस छोटे डब्बे का भी क्या नाम रखा, सेल। इसका भी क्या नाम रखा, सेल। इसका मतलब यार ये प्लांट तो पता चला प्लांट बना है सेल का। प्लांट किस चीज का बना है, प्लांट बना है सेल का। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए यार, शिवान आया, शील्डन आया, बहुत और साइंटिस्ट आए। उन्होंने यही बोला, उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, एनिमल का गोश्त काटा, फिर उसको छोटे से टुकड़े किए, माइक्रोस्कोप के अंदर भर दिया, फिर देखने लगे, उनको भी वहां पे सेल नजर आए। तो मैं कह सकता हूं इतना यार, देखो जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स है ना, जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट है, प्लांट बना है लकड़ी का, बट लकड़ी बनी है छोटे छोटे गोलू गोलू के, उस गोलू को हम सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब प्लांट बना है लकड़ी का, बट लकड़ी बनी है सेल की। तो प्लांट ओवरऑल किस चीज का बना है, सेल्स का। प्लांट में लाखों करोड़ों सेल्स होती है, सेल के ऊपर सेल 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 सेल, लाखों करोड़ों सेल जमा होती हैं बेटा, एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा एनिमल किस चीज का बना है, सर एनिमल तो गोश्त का बना है। मैं तो मानता हूं यार एनिमल गोश्त का बना है, एनिमल गोश्त का बना है,
इंसान का यहां छोटा सा गोश्त का टुकड़ा काटो, यार हम तो गोश्त के बने हैं, यार इस गोश्त को माइक्रोस्कोप के अंदर भर दो, हम देखना चाहते हैं ये गोश्त खुद किस चीज का बना है, ये गोश्त खुद किस चीज का बना है। जब मैं ये आपको बता रहा हूं एनिमल गोश्त का बना है, एनिमल हड्डियों का बना है, यार ये हड्डी किस चीज के बनी है, हड्डी को माइक्रोस्कोप के अंदर डालो, फिर देखो इस हड्डी के अंदर आपको ऐसी सेल्स नजर आएंगी, एनिमल गोश्त का बना है। यार इस गोश्त के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर भर दो, फिर देखो ये गोश्त, इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे गोलू गोलू सेल्स नजर आएंगी। तो मैं कह सकता हूं यार एनिमल जो है ये गोश्त का बना है, बट गोश्त किस चीज का बना है, सेल्स का बना है। सेल्स कैसी होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये नजर नहीं आती है, ये सेल नजर नहीं आती है, ये बहुत छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, विच कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। हम सर हड्डियों के बने हैं। ओ यार हड्डी किस चीज के बनी है, हड्डी का टुकड़ा काटो माइक्रोस्कोप के अंदर डालो, फिर देखो यार हड्डी में आपको नजर आएगी सेल। इसका मतलब है हड्डी भी सेल की बनी है, गोश्त भी सेल का बना है, ब्लड भी सेल्स का बना है, हमारे स्किन भी सेल्स की बनी है। यार हम ओवरऑल सेल्स के बने हैं, हमारी बॉडी में करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है। इसका मतलब यार सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक साहब ने। सर कब, यार 1665 में, 1965 में नहीं, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया कि लिविंग थिंग्स किस चीज के बने हैं, उसको सेल नजर आए। तो सेल का नाम किसने सेल रखा, रॉबर्ट हुक साहब ने। तो सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। इसका सेल का नाम सेल किसने रखा, रॉबर्ट हुक ने। व्हाट डू मीन बाय सेल, यार सेल किसको बोलते हैं, सेल का मतलब होता है स्मॉल चेंबर, ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा। देखो यार एक छोटा सा कमरा दिखता है ना, ए स्मॉल रूम। हाँ चल बेटा, हाँ तो समझ आया ना। दुनिया के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यार, जितने भी ये लिविंग थिंग्स दुनिया में है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, गद्दा है, खच्चर है, चूहा है, गाय है, भैंस है, इंसान है, जितने भी ये दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स यार किस चीज के बने, सेल के। ये इंसान बैठा हुआ है, ए इंसान तू किस चीज का बना है, सेल्स का बना है। यार इस इंसान को माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो ना, इसका गोश्त काटो, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर भर दो, ये भी सेल्स का बना है, गाय भी सेल्स की बनी है, इंसान भी सेल्स का बना है, हाथी भी, प्लांट भी। लीफ को काटो, लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर भर दो, फिर देखो यार सेल्स नजर आएंगी। हम सेल्स के बने हैं, किस चीज के, यार जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स है ना, तो मैं कह सकता हूं ना सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यार सुन, सेल इज द बेसिक, बुनियादी चीज यही है। हम बुनियादी किस चीज के बने हैं, सेल्स के। फंक्शनल, तमाम जो हमारी बॉडी में काम होते हैं वो एक्चुअली सेल्स में होते हैं। एंड फंडामेंटल, यार यही तो आखिर इसी चीज के हम बने हैं। इसका मतलब यार हमारी बॉडी का जो जर्रा जो है ना वो सेल्स का बना है। हम एक्चुअली यार सेल्स के बने हैं, विदाउट सेल्स वी आर नथिंग, कुछ नहीं है यार, हम सेल्स से ही हम बने हैं ना। दिमाग देखो यार, सर हम दिमाग के बने हैं यार, दिमाग को माइक्रोस्कोप के अंदर डालो, उसमें बड़ी बड़ी सेल्स नजर आएंगी। सर हम गोश्त स्किन के बने हैं यार, स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर डालो, एपिथेलियल सेल नजर आएगी। तो इसका मतलब यार ओवरऑल हम सेल्स के बने हैं। चलो सेल का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम सेल के डिस्कवरी पे हो गई यार। सेल को डिस्कवर वगैरह रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। इसके बाद बेटा आपको पता है बेटा, सेल जो है ना, सेल ये आंखों से दिखाई देती है। सर मैं स्किन का बना हूं, आपने बोला स्किन सेल इसकी बनी है, मैं ऐसे देखूंगा यार, मुझे चश्मा पहन के है, मैं अगर चश्मे से भी ऐसे देखूंगा ना मुझे सेल नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, डू यू नो व्हाई? एक्चुअल में बेटा जो सेल होती है ना बहुत छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। हमारी आंखों में उतना पावर नहीं है कि हम सेल्स को देख सकते हैं यार। सेल्स को देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस, या मैं कह सकता हूं सेल्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है यार, ये कोई लोमड़ी नहीं है। माइक्रोस्कोप ये है, देखना, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से बेटा हम छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें लेंसेज लगी होती है, मैग्नीफाइंग लेंसेज। इसमें बेटा जो अगर छोटा कीड़ा है ना वो भी पहाड़ दिखाई देता है। हाँ इसका मतलब यार अगर इसमें छोटी सी स्किन का एक टुकड़ा डालोगे ना, स्किन में आपको सेल्स नजर आएंगे, इसमें सेल्स बड़ी बड़ी नजर आएंगे। आपको ऐसी स्किन में सेल्स नजर आती है, नहीं आती है। तो अगर आप स्किन का टुकड़ा इसमें डालोगे ना, फिर यहां से देखोगे ना, आपको बेटा स्किन के अंदर बड़ी बड़ी सेल्स नजर आएंगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से बेटा हम छोटी चीज को बड़ी दिखाई दे, जिस इंस्ट्रूमेंट से छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो सेल्स भी बेटा इसी से क्या नजर आती हैं, सेल्स भी इसी से नजर आती है, माइक्रोस्कोप से नजर आती है। तो मैं आपसे कह सकता हूं माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम सेल्स को देख सकते हैं।
नेकेड आई से हम नहीं देख सकते ना, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। चल यार ये हो गया, उतना छोटा तूफानी नहीं था। अब हम सेल के स्ट्रक्चर पे आते हैं। आखिर इस सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यार हमने बोला सेल 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 सेल, पूरी जगह सेल। स्किन सेल की बनी है, गोश्त सेल का बना है, प्लांट का लीफ सेल का बना है, प्लांट का स्टेम सेल का बना है, प्लांट की लकड़ी सेल की बनी है। अगर यार सारा सेल का बना है, जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स के बने हैं। मुझे बोल इस सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डू यू नो बेटा, ये सेल जो है ना 9th में फिर से मिलेगा, 11th में फिर से मिलेगा, एंट्रांस में फिर से आपको सामने नजर आएगा सेल। सुन, सेल का स्ट्रक्चर मींस इसकी शेप आखिर कैसी होती है? डू यू नो, सेल को सबसे पहले ऊपर कवरिंग होती है। सेल को ऊपर से क्या होती है? सेल को यार ऊपर से कवरिंग होती है। ये कवरिंग ग्रीन आप देख रहे हो, सेल को यार ऊपर से कवरिंग होती है, ये ग्रीन कवरिंग होती है। द ग्रीन कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल को ऊपर से कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल को अंदर से एक और कवरिंग है। सुन बेटे, ये वाली कवरिंग जो आपको नजर आती है, इस कवरिंग का नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल, MEMBRA, सेल मेम्ब्रेन बोलो, यानी कि CM चीफ मिनिस्टर, या इसी का नाम है प्राइम मिनिस्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है उप सेल को सबसे ऊपर वाली कवरिंग, इसका नाम है सेल वॉल। अभी मत देखो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता यार, वो मैं बाद में डिफरेंस करूंगा। फिलहाल सेल का जनरल स्ट्रक्चर आप तो देख। सेल को ऊपर से कवरिंग, इसका नाम सेल वॉल। सेल को अंदर से कवरिंग, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बेटे इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बेटा यहां दरिया होता है, यहां यार पानी होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पानी होता है, पानी। सेल अंदर से खोखली होती है, इस सेल के अंदर से पानी पानी होता है। और इस पानी का, रिमेंबर, इस पानी का बेटे मेरे नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो मैं कह सकता हूं ना आपसे, सेल को बाहर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, और अंदर से पानी होता है, इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, चुप करके रहो। ठीक है, आराम से। अगर आगे आना चाहते हो तो आगे आ जाओ, चुप करके। अब देखो, अंदर से पानी क्या होता है? साइटोप्लाज्म पानी होता है। ठीक। और रिमेंबर, इस साइटोप्लाज्म पानी में बहुत सारी चीजें होती है। इस साइटोप्लाज्म, ये जो आप ब्लू देख रहे हो ना यार, इस साइटोप्लाज्म पानी है। इस साइटोप्लाज्म पानी में कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ ग्रीन चीजें, कुछ रेड चीजें। यार ये क्या है? देखो, सेल को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पानी में बहुत सारी चीजें तैर रही होती है, घूम रही होती है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है। यार ये चीजें जितनी भी है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले बहुत बड़ा गोलू होता है। हाँ सुनो, साइटोप्लाज्म में बहुत बड़ा है गोलू, ये वाला यार, ये सिर्फ ये वाला, इस गोलू का बेटे नाम होता है न्यूक्लियस। NUCLEUS, न्यूक्लियस। सेल को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। और यार अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी होता है, उस पानी का क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, उस साइटोप्लाज्म के सेंटर में गोलू होता है, बहुत बड़ा गोलू होता है, कलयुठ जैसा होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब देखो, इस साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी चीजें है ना, ये कुछ हैं ऐसे केला जैसा, ये अंडा जैसा, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं बेटा, हाँ ये स्विमिंग पूल जैसा, ये क्या है यार? इनको हम बोलते हैं, ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। सुनो, इनको हम बेटा बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, CLL, सेल ऑर्गेनेलीज। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेली होता है? सेल ऑर्गेनेली नंबर 1, सेल ऑर्गेनेली नंबर 1, एक सेल ऑर्गेनेली होता है, ये वाला होता है यार, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं पढ़ना, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है सर, यहां भी एक और माइटोकॉन्ड्रिया, एक, हाँ यार, तो क्या होता है? 2-3 होंगे तो यार एक माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, दूसरा सेल ऑर्गेनेली होता है, ये यार, इसका क्या नाम है? ये जो दूसरा सेल ऑर्गेनेली होता है ना, इसका बेटा नाम होता है प्लास्टिड, PLASTID। किताब है, इसको लिखती है क्लोरोप्लास्ट।
यार क्लोरोप्लास्ट कुछ अलग होता है, ये प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड है। अच्छा, हो गए दो सेल ऑर्गेनेली। तीसरा सेल ऑर्गेनेली ये होता है कुछ स्विमिंग पूल जैसा। द स्विमिंग पूल इज नोन एज, एक सेल ऑर्गेनेली होता है। सेल के अंदर जो ये छोटी छोटी चीजें पाई जाती है ना, इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। एक सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड, और तीसरा क्या है, इसका बेटे नाम होता है वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। अच्छा, चौथा सेल ऑर्गेनेली बेटा ये होता है, ये साइड में बैठा है, इसका बेटे मेरे नाम होता है चौथा, मीन्स के लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम बोलते हैं। अच्छा, कोई और है? हाँ, ये नजर आया यार, ये क्या है, ये एक और नजर आया कोई, इसका क्या नाम है? इसका बेटे नाम होता है, मैं किस कलर से आपको दिखाऊंगा, चल इधर एक, मैं आपको ब्लैक कलर, ये वाला जो होता है ना, ये यहां से मैं लाऊंगा, यहां से मैं लाऊंगा, फिर मैं इसको यहां से अलग कलर लेता हूं। इसका बेटे नाम होता है पांचवा, ये ना, ये इसका बेटे नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDOPLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RATICULUM, रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मुझे बोल, सेल को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पानी क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म पानी में सबसे पहले यहां पे एक बहुत बड़ा गोलू होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और रिमेंबर, और छोटी छोटी बहुत और चीजें होती हैं यहां, साइटोप्लाज्म है जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। पहला सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, तीसरा सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल, चौथा सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, पांचवा सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और सेल ऑर्गेनेली है, ये वाला एक केला जैसा, इसको बेटे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, ये इसका नाम होता है गोल्गी एपैरेटस। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, इसका क्या नाम होता है? गोल्गी एपैरेटस। छठा जो होता है ना, वो होता है गोल्गी एपैरेटस, APPARATUS। ठीक है, क्या होता है? गोल्गी एपैरेटस। बस, हाँ, सेल को मुझे बोल, सेल को ऊपर से कवरिंग, और सेल को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अंदर से पानी होता है, इसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में यहां पे एक गोलू होता है, उसका नाम है न्यूक्लियस। एंड रिमेंबर, फिर बेटा, हाँ, साइटोप्लाज्म में और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका क्या नाम है? सेल ऑर्गेनेलीज। पहला सेल ऑर्गेनेली है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, तीसरा सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, एक और सेल ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के साइड में या राउंड करता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है गोल्गी एपैरेटस। शायद मत कोई और होगा, शायद कोई और है, देखता हूं यार, तकरीबन तो बेटा इतना ही है। चल ठीक है, आपके लिए यह है सेल ऑर्गेनेली। देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको यह आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, या प्लास्टिड का काम क्या है। ठीक है, अब इसके बाद सुनो बेटा, आप देखो, अब नेक्स्ट हमारा है, अब हमें इन चीजों को पढ़ना है। पहले बेटा हमें एक एक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ना है, एक दो दो लाइंस में पढ़ना है। उसके बाद बेटा हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आते हैं। चल बेटा, यह है पार्ट्स ऑफ द सेल, जो अभी मैंने दिखाया, यह सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है, हाँ, यानी कि सेल में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बेटा मेरा रिमेंबर, हाँ, यह है पार्ट्स सेल के, यही फिर से हैं, यानी कि सेल के कितने पार्ट्स हैं? जनरली हम बोलते हैं सेल में 3 ही पार्ट्स हैं, यानी कि हाँ, ये फिर मैंने डिटेल से आपको बोला। जनरली हम बोलते हैं सेल में एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है यहाँ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज हम बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो बहरहाल ये मैंने आपको जनरल इसका सेल का स्ट्रक्चर दिखाया। तो बेटा हम अब पहले सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, चलो अब सुन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से। तो देख बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है यार? सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया। ये आप सेल देखिए, इस सेल के अंदर एक सेल का पार्ट है, इसी का नाम है बेटा सेल ऑर्गेनेली एक है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यार व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? ये सेल का एक पार्ट होता है जो साइटोप्लाज्म में डूबा होता है, और रिमेंबर बेटे मेरे, इसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
रिमेंबर मेरे बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिटेल अब शुरू की। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है ऐसी होती है। अभी बेटा जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा ना, हमने बहुत डिटेल से बेटा पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत डिटेल से पढ़ा, डेप्थ से पढ़ा। राइट नाउ वो समय नहीं है हम डेप्थ से पढ़ेंगे। अभी बेटे मेरे काम क्या हमें करना है, अभी बेटे हमें एक चीज करना है, दैट इज हमें इस माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरव्यू देखना है। अभी हमें इसकी डिटेल तो नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो मेरे बेटे अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका दूसरा नाम है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ ए सेल। ये बेटे मेरे सेल का एनर्जी स्टोर होता है, पावर हाउस होता है, बिजली घर होता है। यहां से मेरे बेटे क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। पूरी सेल को अगर कोई एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ने, ओवरव्यू छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स पढ़ने बस। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे बेटे मेरे मैं आपको यहां पे बताऊं, ये आप देख सकते हैं, ये है सेल। इस सेल को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। इस पूरी सेल को अगर कोई एनर्जी देता है, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बेटा, आपको पता है इसमें क्या होता है, जब आप फूड खाते हो ना, आपका जो फूड है बेटे मेरे, वो कहां जाता है, आपका फूड स्टोमक में जाता है। स्टोमक से कहां जाता है, आपका फूड स्टोमक से निकलता है और इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन से आपका फूड निकलता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड से बेटा ये ब्लड इस फूड को लाता है और सेल को देता है, बोलता है ए सेल कर ऐश, ले लो फूड। इसका मतलब बेटे मेरे जो हम फूड खाते हैं, फाइनली वो सेल तक पहुंचाया जाता है। सेल में कहां कहां, सेल के बेटा, सेल के इस माइटोकॉन्ड्रिया में फूड पहुंचाया जाता है। जब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में फूड पहुंचाया गया, फिर हम ऑक्सीजन भी पीते हैं। मैंने ऐसे किया, रेस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन मैंने की, ब्रीदिंग मैंने की। जब मैंने ऑक्सीजन अंदर ले लिया, ये ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ब्लड निकल, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को लेता है कहां, सेल्स तक। इसका मतलब जब मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये ऑक्सीजन बेटा लंग्स में गया, इन लंग्स से बेटा इस ऑक्सीजन को उठाया जाता है और दिया जाता है सेल को। तो सेल में दूसरी चीज क्या आ गई, ऑक्सीजन। सेल में फूड भी आ गया, सेल में ऑक्सीजन भी आ गया। बट सेल के अंदर फूड कहां पे था, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऑक्सीजन कहां पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन एंड फूड बेटा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं और फूड को जलाया जाता है, फूड से एनर्जी निकाली जाती है बेटा। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी का नाम है पावर, इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया फिर जब इस फूड से एनर्जी निकालता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, पूरी सेल को एनर्जी देता है, इसलिए इसका क्या नाम है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरी सेल को सप्लाई करता है। चल इसके बारे में इतना ही तो बेटा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेटा क्या करता है, जो इसके अंदर फूड चला जाता है और ऑक्सीजन चला जाता है, फिर ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, इसके अंदर पावर आ जाता है, एनर्जी आती है। तो इतना याद रख, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का एक पार्ट है, एक ऑर्गेनेली होता है, एक पार्ट होता है जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जब बेटा हम फूड खाते हैं, फूड जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पे आ गया, और जब हम ऑक्सीजन पीते हैं, ऑक्सीजन आ गया किसमें, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आ गया। ये फूड एंड ऑक्सीजन आपस में मिलता है, फूड जल जाता है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिलना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया, फाइनली वहां पे क्या निकलता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। वहां पे बेटा एनर्जी निकलती है, इस फूड से क्या निकलते हैं, एनर्जी। तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी दी जाती है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी, ENERG। बट जो यहां माइटोकॉन्ड्रिया इस फूड से एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी का नाम होता है ATP। क्या नाम होता है, व्हाट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो याद मत रखो, इतना तो याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया ने फूड से एनर्जी निकाली, उस एनर्जी का नाम होता है ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है सेल में, ये एनर्जी निकालता है फूड से और पूरी सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल होता है बेटे मेरे, यहां पे आप देखो, इस सेल ऑर्गेनेल में इस सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। ये देख बेटे मेरे, यह है प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ये देख यार, दूसरा सेल ऑर्गेनेल होता है, इसका नाम क्या होता है, प्लास्टिड। यानी कि सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। रिमेंबर मेरे बेटे, ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये हर एक सेल में नहीं होता है। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स यार, देखो हम एनिमल्स
एनिमल्स हैं, कोई प्लांट भी होता है। प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट्स के पास सेल्स होती है। प्लांट की सेल को हम बोलते हैं प्लांट सेल। एनिमल्स में हमारे पास जो सेल है उसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। प्लांट की जो सेल है उसमें प्लास्टिड होता है, हम एनिमल्स की सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। ए काश अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं अगर उनके अंदर प्लास्टिड होता ना, हमें धूप में बैठना था 5 मिनट, हमें फूड खाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें खुद ही फूड बनता। हाँ, इसका मतलब है प्लांट्स की जो सेल है, प्लांट की सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल की सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। इसी प्लास्टिड के बारे में बेटे मेरे ये देख आप डिटेल। क्या डिटेल है सर? यार प्लास्टिड एक कैसा होता है, ब्यूटीफुल डायग्राम्स आपके लिए लाइए बेटा। प्लास्टिड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत डिटेल इसकी पढ़ाई है। राइट नाउ समय है बेटा वन शॉट सीरीज चल रहा है। ये है प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनली, इसका नाम है किचन ऑफ द सेल, KITCHEN, किचन ऑफ ए सेल। ये बेटा जैसे हमारे घर में जो किचन होता है, किचन में पकवान पकता है यानी कि खाना बनता है, जो सेल होती है ना हम के अच्छा आपने सुना है क्या बेटा? आपने सुना है, देखो आपने ये सुना है प्लांट जो होता है, प्लांट का लीफ होता है, सिर्फ ऊपर से सनलाइट पड़ती है। हमने सुना है बचपन में प्लांट जो है इसका लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, इसका लीफ अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, मीन इसके प्लांट के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है प्लांट अपना खाना खुद बनाता है ना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब प्लांट सनलाइट की वजह से अपना खाना खुद बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपको पता है प्लांट क्यों फोटोसिंथेसिस करता है? प्लांट में ऐसा क्या है वो अपना खाना खुद बनाता है और हम नहीं बना पाते हैं? बेटे मेरे बड़ा रीजन ये है, प्लांट की सेल के अंदर बेटे मेरे ये प्लास्टिड होता है। प्लांट की सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है, ये वाला प्लांट की सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स में ये प्लास्टिड नहीं होता है, दैट्स वाई हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो इसका मतलब यार इसी सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड के बारे में। ज़रा देख, ये है प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। हमारे घर के किचन में खाना बनता है, प्लांट की जो सेल है, प्लांट की सेल में कहां पे खाना बनता है? प्लांट की सेल में जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली होता है ना, जो अभी दिखाया ये प्लास्टिड के अंदर बेटा खाना बनता है, इसीलिए प्लास्टिड को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। तू किचन है? हाँ ये किचन है, कितना प्यारा नुन्नू सा है, यानी कि डोरेमोन जैसा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा क्या बनता है? खाना बनता है। नंबर 1। नंबर 2, जो बेटे मेरे ये प्लास्टिड होता है ना, इसके अंदर एक पानी होता है, ग्रीन कलर का पानी होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पानी होता है। इसके अंदर बेटा एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, इसमें एक ग्रीन कलर का लिक्विड है। ग्रीन कलर्ड लिक्विड या पिगमेंट बोलो, ग्रीन कलर्ड लिक्विड बोलो या पिगमेंट मींस कलर। प्लास्टिड के अंदर एक ग्रीन कलर का पानी होता है बेटे, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको ये बताया, ये प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड का दूसरा नाम है किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड के अंदर एक ग्रीन कलर का पानी होता है, उस ग्रीन कलर के पानी को बेटे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? ये ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। सर हमें ये बताइए कि ये जो प्लास्टिड होता है क्या काम करता है? बेटे मेरे इसका बड़ा काम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या काम होता है इसका? यानी कि परफॉर्मेंस फोटोसिंथेसिस, PHOTO फोटो SYNTHESIS सिंथेसिस। इसका क्या काम होता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। वो क्या होता है? जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। मसला ये है प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाता है? क्योंकि प्लांट की सेल में प्लास्टिड होता है, इसलिए बेटा वो अपना खाना खुद बना पाता है। तो हाँ, यह है प्लास्टिड के बारे में डिटेल। तो प्लास्टिड का क्या रोल है यार? फोटोसिंथेसिस का रोल है, ठीक है। प्लांट्स में एसेंशियल है। प्लांट्स क्यों ग्रीन होते हैं? प्लास्टिड की वजह से, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। चलो तीसरा सेल ऑर्गेनेली, ये देख सेल में ये जो स्विमिंग पूल जैसा है, सेल में ये तीसरा सेल ऑर्गेनेली दे, इसका बेटे नाम होता है वैक्यूल। यार वैक्यूल, और रिमेंबर बेटे मेरे ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल बेटा। वैक्यूल के बारे में, अच्छा प्लास्टिड के बारे में एक बात तो मैं भूल गया ना आपको बोलना, भूल तो नहीं गया एक्चुअली, मैंने लिखा नहीं है। ये जो प्लास्टिड है बेटा, हाँ इसके बारे में आप ये पॉइंट लिखिएगा, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है।
ये बेटा प्लांट सेल्स में सिर्फ पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। कौन? प्लास्टर। ठीक है, डू यू नो बेटा, मैंने आपको ये बताया, ये जो सेल है, सेल के अंदर एक और सेल का ऑर्गेनेली होता है और सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है, इसका नाम है बेटा वैक्यूल। रिमेंबर, वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। हाँ, अगर एनिमल सेल के पास वैक्यूल होगा बहुत छोटा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे है एनिमल। प्लांट की अगर हम सेल निकालेंगे, प्लांट की सेल में ये बेटा वैक्यूल होता है, एक सेल ऑर्गेनेली होता है, एक बलून जैसा, यानी कि गुब्बारा जैसा, बलून जैसा होता है, इसका बेटे नाम होता है वैक्यूल। प्लांट की सेल में एक और सेल ऑर्गेनेली है, इसका नाम है वैक्यूल। एनिमल जो है, एनिमल की सेल में वैक्यूल नहीं होता है। हम एनिमल्स हैं, मेरी सेल निकालो, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो, देखो मेरी सेल के अंदर आपको वैक्यूल नहीं नजर आएगा। क्यों यार? एनिमल्स की सेल में वैक्यूल नहीं होता है। हाँ, इफ अगर कभी एनिमल सेल में वैक्यूल होगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। प्लांट सेल में देखो वैक्यूल कितना बड़ा है। प्लांट सेल में बेटा कभी कभार वैक्यूल इतना बड़ा होता है, उस वैक्यूल ने 70% स्पेस अंदर साइटोप्लाज्म में ली होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि उस वैक्यूल ने बेटा तमाम सेल ऑर्गेनेली को कोने की तरफ धक्का दिया होता है, अंदर खुद पूरी स्पेस ली होती है, 90% स्पेस कभी ये लेता है। तो वैक्यूल जो है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। अगर एनिमल सेल में होगा बहुत छोटा। ये जो वैक्यूल है बेटा, रिमेंबर बेटे मेरे, वैक्यूल को हम बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? इसी वैक्यूल के बारे में देखते हैं बेटा। ये देख वैक्यूल के बारे में पहला पॉइंट यार, वैक्यूल ये जो ना, इसका दूसरा नाम है बेटा डस्टबिन ऑफ द सेल। डस्टबिन ऑफ ए सेल, ये बेटा सेल का डस्टबिन होता है ये वैक्यूल। हाँ ठीक है, आपको पता है बेटा वैक्यूल जो है ना, वैक्यूल ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है यार कितना बड़ा सेल ऑर्गेनेल है? ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली बेटा, ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली प्लांट सेल में होता है। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली बेटा ये होता है किसमें? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ये याद रखो, आने क्या, only present in plant cells। ठीक है, ये बेटा प्लांट सेल्स में पाया जाता है। अगर होगा कभी एनिमल सेल में, होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आपको पता है बेटा इसका क्या काम है अंदर? हाँ जरूर बताऊंगा, इसके बहुत सारे काम है, बट यहां पे आपको छोटा सा एक काम बताता हूं। मिसाल के तौर पर बेटा, सेल के अंदर कूड़ा कचरा बन गया, सेल के साइटोप्लाज्म में थोड़ा डस्ट बन गया, कूड़ा कचरा बन गया। उस कूड़े कचरे को बेटा किसको दिया जाता है? वैक्यूल के अंदर रखा जाता है, वैक्यूल के अंदर। फिर वैक्यूल बेटा साइड में जाता है और अपने आप को कट दे के उसको बाहर निकालता है। तो वैक्यूल के बहुत सारे काम है, बट छोटा सा एक काम यह है बेटा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, कि बेटा इसके अंदर क्या है, सेल का सारा कूड़ा कचरा जमा होता है, फिर उसको क्या निकालता है? बाहर। ठीक है, समझ आया बेटा? चलो हाँ, एक और सेल ऑर्गेनेली होता है बेटा, एक और सेल ऑर्गेनेली होता है आपके सेल के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, बेटा कौन सा होता है? यह है राइबोसोम। सुनो, राइबोसोम तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं था शायद। हाँ, यहाँ पे मैं एक उस वक्त, यानी कि पहले मैं एक सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे राइबोसोम बनाता हूँ। देखो बेटा, एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे देखो, इसका बेटा नाम होता है राइबोसोम, RIBOSOM, राइबोसोम। यहाँ पे मैंने सेल ऑर्गेनेल आपको बोले थे, एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा होता है बेटा, इसका क्या नाम है? राइबोसोम होता है। अब हम राइबोसोम को देखते हैं, ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है। सुन बेटे मेरे, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल कैसे होता है? सुनो, ऐसे होता है यार, कुछ गोलू जैसा होता है ना, आपको यार गोलू दिखता है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल। प्रोटीन फैक्ट्री, हाँ इसका बोलते हैं। समझ तो आया होगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल, इसका मतलब आपको समझ आया होगा। पूरी सेल को प्रोटीन चाहिए, पूरी सेल को प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए। अच्छा, सेल को प्रोटीन कौन देगा? सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? ये सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। यार सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है और पूरी सेल को दे देता है। तो मैं कह सकता हूं, पूरी सेल के अंदर अगर कोई प्रोटीन बनाता है वो राइबोसोम है। दैट्स व्हाई बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और दूसरी बात ये, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल
ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली कौन होता है? राइबोसोम होता है। हाँ अच्छा, तीसरी बात बेटा याद रख, राइबोसोम जो है ना, इसके बारे में यार इतना तो ज्यादा आप मत कहिए, क्योंकि इतना तो आपको है नहीं यार अभी टेक्स्ट बुक में। अभी हम वन शॉट कर रहे हैं ना, बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे क्लास 8 के लिए। सुन बेटा, ये जो राइबोसोम है, इसका पहला काम या इसका ये जो सेल के अंदर होता है, हाँ एक सेल ऑर्गेनेली है, और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये प्रोटीन्स बनाता है, और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम है। तो सेल के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, हाँ बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे आपने देखा होगा, अगर ये न्यूक्लियस है, सुनो, सेल के अंदर ये क्या है? ये गोल क्या है? सेल के अंदर बेटा ये गोल क्या है? इस गोल का क्या नाम है? न्यूक्लियस है। और सेल के अंदर ये गोल है, इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में आप बेटा आप देखो, न्यूक्लियस के साइड में आपको ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये जाल जैसा दिख रहा है ना, इसी जाल को बेटा हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार ये है, सुनो, अगर मैं यहां पे एक अलग कलर से बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल बेटे मेरे, मैं ग्रीन कलर से यहां पे बना लेता हूं, सुनो, या इस कलर से बना लेता हूं, ब्लू। देखो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है न्यूक्लियस, जिसको मैंने इंसर्कल किया, ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में जाल क्या है? इस जाल का क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ जाल जैसा होता है ये इस एनिमल सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, हाँ ये किसी भी सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जाल जैसा होता है, न्यूक्लियस के साथ होता है, और कभी कभार बेटा सेल मेम्ब्रेन तक टच करता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनो, ये है न्यूक्लियस, है ना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ में जाल जैसा कुछ है ना, ये जाल जैसा है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी का नाम होता है, ये वाला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ जाल जैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा बेटे मेरे नाम जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल। बेटा इस सेल के अंदर कुछ ढांचे का काम करता है। हमारी बॉडी में सपोर्ट का काम कौन करता है? डू यू नो? हमारी बॉडी में बेटा हड्डियां होती है जो हमें सपोर्ट का काम करती हैं। सेम सेल के अंदर क्या होता है? सेल का ये स्ट्रक्चर मेंटेन कौन रखता है? सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि सेल की शेप मेंटेन रहती है? सेल के अंदर हड्डियों के बजाय बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। डू यू नो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? बेटा ये सेल को एक तो स्ट्रक्चर देता है, क्या देता है? और ट्रांसपोर्टेशन करता है। provide us structure to a cell। ये सेल को एक तो बेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? अभी सेल है, सेल को बेटा एक मेंटेन, एक शेप रखना, इसी का काम है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती, हम गोश्ताबा जैसे होते हैं, हमारे हड्डियों की वजह से हमें शेप मिलती है। सेम सेल जो है, इसको बेटा एक शेप या सेल की शेप मेंटेन कौन रखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखता है। ठीक है, हो गया क्लियर। सर ये ट्रांसपोर्ट आपने बताया कुछ, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सुन बेटे मेरे, मिसाल के तौर पर यहां पे एक और सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। हाँ, इस सेल को, इस सेल के पास कोई चीज है, वो दूसरी सेल तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंच जाएगा? आपको पता है, मिसाल न्यूक्लियस के पास कोई चीज है, वो दूसरी सेल तक पहुंचाना है। ऐसे बेटा मैं आपको बता सकता हूं। हाँ, मिसाल ऐसे सुन बेटा, मिसाल के तौर पर यहां पे बेटे मेरे, यहां पे एक सेल है। ठीक है, ऐसे मैं क्यों ऐसे बना लूं यार, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अरे मेरे पास एक सेल है, यहां पे बेटा दूसरी सेल मेरे पास है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस सेल के पास भी न्यूक्लियस है, इस सेल के पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इस सेल के पास कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस उस सेल तक पहुंचाना है। कैसे पहुंच जाएगा यार? ये न्यूक्लियस वो सब्सटेंस किसको देगा? ये न्यूक्लियस उस सब्सटेंस किसको देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलाएगा ऐसे, वो सब्सटेंस दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा। दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो सब्सटेंस पहुंच के न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है यार? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरी सेल तक क्या करता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ आ रहा है बेटा? तो इसका क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? सेल को शेप प्रोवाइड करना,
ठीक है, और दूसरा काम सेल को शेप प्रोवाइड करना, और दूसरा काम एक सेल से दूसरी सेल तक चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। समझ आ गया? नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटे मेरे गोल्गी अपैरेटस। यहां पे आपने देखा होगा व्हाट इज दिस, ये क्या, ये केला जैसा, छोटे केले, बड़े 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 केले, ये है बेटा गोल्गी अपैरेटस। डू यू नो जो गोल्गी अपैरेटस है, जो गोल्गी अपैरेटस है, इसका क्या काम है? ये गोल्गी अपैरेटस, इसके बारे में सब कुछ पढ़ना। तो देख बेटा इस ये गोल्गी अपैरेटस की ओर अच्छे से बेटा देख। इस गोल्गी अपैरेटस का अब हम क्या देंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। सुन मेरे बेटे, हाँ अब ये है गोल्गी अपैरेटस बेचारा, है ना? कौन है ये बेचारा? गोल्गी अपैरेटस है। यार गोल्गी अपैरेटस तो कैसे होता है? ऐसे होता है। डू यू नो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इस गोल्गी अपैरेटस का हम एक और नाम देते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ ए सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ ए सेल। यार क्या क्या ब्यूटीफुल से नाम है, ठीक है? इसका क्या नाम है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्गी अपैरेटस का नाम है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अच्छा, सेल के अंदर इसका क्या काम है? अरे यार मैं कितने काम इसके गिनूं, बट रिमेंबर इसके आप बेटा 2 काम गिनिएगा। क्या? इसके आप 2 काम गिनेंगे हम, आप याद रखिएगा। पहला काम इसका फंक्शन FUNCTIONS फंक्शंस। इसके 2 काम होते हैं सेल के अंदर। गोल्गी अपैरेटस होता है ना, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है? सुन बेटे मेरे, इसका क्या काम होता है गोल्गी अपैरेटस का? पहला काम, ये बेटा कुछ स्टेरॉइड सिक्रीट करता है। क्या स्टेरॉइड? पता है ना स्टेरॉइड? स्टेरॉइड बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं, आप ऐसे याद रखो, स्टेरॉइड केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर स्टेरॉइड से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब इसका काम है पहला सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड, सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड्स। बेटा इस स्टेरॉइड्स को क्या कहता है? सिक्रीट। इसका दूसरा काम क्या है गोल्गी अपैरेटस का? इसका दूसरा काम है पैकेजिंग। यार चीजों को पैक करता है फिर भेजता है कहीं और। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां पे ऐसे बताऊं, यार ये है हमारे पास सेल। कौन है? ये है ना हमारे पास सेल। देखो ये है गोल्गी अपैरेटस, यहां पे कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को यहां जाना है, बट डायरेक्ट इसको नहीं भेजा जाएगा यहां। पहले सब्सटेंस आएगा गोल्गी अपैरेटस के पास, गोल्गी अपैरेटस इसके ऊपर कवर चढ़ाएगा, पैक करेगा, फिर ये गोल्गी अपैरेटस बेटा इसको वहां ले जाएगा, वहां भेजेगा। इसका मतलब है चीजों को पैक करना फिर कहीं और सेल के अंदर भेजना, इसको हम बेटा बोलते हैं पहले इसको पैक करना है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पैकेजिंग। तो गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है? यार तू पोस्ट ऑफिस का काम करता है। पोस्ट ऑफिस में हम चिट्ठी डालते हैं और बेटा मेरा उस चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस वाले क्या कहते हैं? पैक करते हैं, एड्रेस लिखते हैं और फिर वो वहां भेज देते हैं जहां पे मैंने उनको बोला होता है। इस सब्सटेंस को वहां जाना है, ये सब्सटेंस पहले गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा, इसको पैक किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा। तो है ना ये पोस्ट ऑफिस? हाँ है। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला इसका काम है बेटा क्या? यानी कि इसका काम है पैकेजिंग, PACK, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस को क्या करता है? पैक करता है। ठीक है, हो गया। अब बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है कोई है? और कोई है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल? यार लाइसोसोम है। और सुन जबरदस्त है बेटा। मेरे पास से क्या है? मेरे पास सेल है, सेल के अंदर ये छोटे छोटे गोलू होते हैं, इसका बेटे नाम होता है लाइसोसोम। ये है बेटा लाइसोसोम, है ना? क्या है ये? लाइसोसोम। देख बेटा यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओ सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, ये बेटा सेल का सुसाइड बैग होता है। कौन? लाइसोसोम जो होता है ना, कहां पे यार? यह है सेल, ये लाइसोसोम नहीं है, ये है सेल। सेल के अंदर यहां पे आप देखो, सेल के अंदर यहां पे बेटा ये क्या है? ये यार ये सॉरी ये ब्लू क्या है? सेल के अंदर ये ब्लू क्या है? ये ब्लू क्या है? ये बेटा ये जो ब्लू है ना, यही तो यार शबनम है, यही तो यार पुष्पा है, यही तो यार लाइसोसोम है। इसका नाम होता है लाइसोसोम। देख लाइसोसोम कैसे होता है। डू यू नो जो लाइसोसोम है ना बेटा, लाइसोसोम मैंने डिटेल से नहीं बोलना है, ऑफलाइन क्लास में बोला, इतना तो याद रखो। जो ये लाइसोसोम है ना, सेल के अंदर बहुत ज्यादा लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सेल के अंदर बहुत ज्यादा लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है? मिसाल के तौर पर कभी कभार गलती से सेल के अंदर बैक्टीरिया चला गया, मिसाल ये बैक्टीरिया आ गया, ये लाइसोसोम
सेल के अंदर इस बैक्टीरिया के पास आएगा, बोलेगा ए बैक्टीरिया तुझे चट्टी थी तू अंदर आ गया, तुझे चट्टी थी तू अंदर आ गया। किसके इहाते में आ गया? तू हमारी सरजमीन में घुस गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये लाइसोसोम बेटा इस बैक्टीरिया, इस वायरस, इस पैथोजन को मार मार के धजियां इसका कुचुंबर बना देता है। इट इज कुचुंबराइजिंग इट, ठीक है, इसको कुचुंबर बनाता है। इसका मतलब मेरे बेटे जब भी कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर आ जाता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए सेल के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम तब बेटा क्या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है जो हमारी सेल के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे बेटे लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का बेटा मैं यहां पे फंक्शन लिख सकता हूं, फंक्शन यार FUNCTION। इसका क्या काम है? फंक्शन क्या है यार? इसका पहला जबरदस्त फंक्शन, इसके बहुत सारे काम है यार, बट जबरदस्त इसका एक काम है कि क्या है यार बेटा, इट इन्वेड्स ये बेटा हमला करता है ऑन फॉरेन पॉलिसी नहीं, फॉरेन ऑब्जेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई पैथोजन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सेल के अंदर आ जाता है, हमारी सेल में फॉर एग्जांपल बेटे मेरे रिमेंबर, ये है ना ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे, ये है ना हमारे पास सेल, कहाँ गया यार सेल, हमारी सेल यार, तू सेल है, हाँ ये है ना सेल, सेल के अंदर मिसाल ये है लाइसोसोम। मिसाल के तौर पर बेटे मेरे यहाँ पे आ गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया। आपको पता है बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका क्या किया जाएगा? जो ये लाइसोसोम है ना, ये जल्दी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास आएगा, ये लाइसोसोम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ेगा, बोलेगा ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुझे चट्टी थी अंदर आने की, यहां पे तो हमारी सेल है, यहां पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, या मेरे फैमिली मेंबर्स है, तू क्यों यहां पे बर्बादी करने आया? इसलिए तेरा मैं कुचुंबर बनाता हूं, तुझे मैं मार देता हूं। लाइसोसोम का यही काम है बेटे मेरे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये बेटा कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीट होता है। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका क्या नाम है? सेल ऑर्गेनेलीज। हमने सेल ऑर्गेनेलीज को कंप्लीट किया। अब सेल के अंदर एक बहुत बड़ा एक बॉस होता है, ये यार देखो यहां पे भी सेल के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है यार। सेल के सेंटर में क्या होता है? एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, गोलू गोलू, इसका बेटा नाम होता है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। यहां पे जरा बेटा आप देखो, यहां पे आप देखना यार, यहां पे क्या है? सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहां पे सेल है, सेल के ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है? यहां न्यूक्लियस। यार इसी न्यूक्लियस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस न्यूक्लियस के बारे में बेटा हम पढ़ते हैं। कहां गया यार? ये है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो ऑर्गन होता है इसका बेटे क्या नाम होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बेटे मेरे दूसरा नाम है बॉस ऑफ द सेल। बॉस, अरे यार बॉस, हाँ बॉस ऑफ द सेल। बेटे ये जो न्यूक्लियस है ना इसका दूसरा नाम होता है बॉस ऑफ द सेल। बॉस यार, ये सेल का बॉस है, ये है सेल का बॉस, ये सेल का यार बॉस है, गुंडा है वो, सेल में बॉस यही है। पूरी सेल को देखो, मिसाल के आपको पता है इसको हम क्यों बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल? आपको पता है बेटा? नहीं ना पता है, देख मैं आपको बताता हूं क्यों बोलते हैं, सुनो। हाँ ये है सेल, सेल में बॉस है, न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनानी है, न्यूक्लियस बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को ए माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलेगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम किया किसके मुताबिक? न्यूक्लियस के मुताबिक। यहां पे बेटा लाइसोसोम है, लाइसोसोम को मारना है कौन? बैक्टीरिया। न्यूक्लियस लाइसोसोम को बोलेगा ए लाइसोसोम मार दो बैक्टीरिया को। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, न्यूक्लियस बोलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करो चीजों को ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब सेल, पूरी सेल को बेटा अगर कोई कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाला कौन होता है मेरे बेटे? वो होता है ये न्यूक्लियस बेचारा। इसीलिए हम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल। पूरी सेल को ये कंट्रोल करता है। नंबर एक, अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखोगे ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? यह है ना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें होती हैं, सुनो। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पहले ऊपर कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के मैं पार्ट्स लिखता हूं, PARTS। न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूक्लियस के यार कितने पार्ट्स होते हैं? यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियस को बेटा ये पहले कवरिंग होती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को बेटा ऊपर कवरिंग होती है, इस कवरिंग का क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर पानी होता है, हो न्यूक्लियस के अंदर पानी होता है, यहां पे पानी होता है, उस पानी का बेटा क्या नाम होता है? उस पानी का बेटे नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। हो गई दो चीजें। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ये गोलू क्या है यार? न्यूक्लियस के अंदर भी ये गोलू कोई है, न्यूक्लियस के अंदर भी ये गोल पाया जाता है, ये गोल है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है? ये गोल पाया जाता है। डू यू नो इस गोल को हम क्या बोलते हैं? इस गोल को बेटा, सेंटर वाले गोल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। ये तीसरा कौन होता है? न्यूक्लियोलस होता है। डू यू नो बेटा, अगर आप इस अंदर से अच्छे से देखोगे ना, यहां पे बेटा जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस को पहले, न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं? न्यूक्लियस को ऊपर कवरिंग होती है, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर पानी होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म पानी है ना, उस पानी में बेटा ये गोलू गोलू होता है, इस गोलू का क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। और बेटा रिमेंबर, अंदर और ये धागा धागा होता है, ये धागा धागा, ये है ना, ये धागा धागा आपको दिख रहा है ना बेटा, ये धागा धागा आप जरा देखिए, ये धागा, ये धागा क्या है यार? इस धागे का बेटा पता है क्या नाम है? इस धागे का बेटे मेरे नाम होता है चौथा। चौथे का मतलब इसका नाम होता है बेटा क्रोमोसोम। CHROMOSOME। इसका मतलब मेरे बेटे कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, हमारी सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो न्यूक्लियस का होता है, दैट इज बेटा इसकी कवरिंग। न्यूक्लियस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर पानी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और रिमेंबर बेटे मेरे, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में गोलू गोलू पाया जाता है, इस गोलू का क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और बेटा, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में धागा जैसा पाया जाता है, इसका क्या नाम है? क्रोमोसोम। तो बेटे 4 चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। सेल को ऊपर से कवरिंग, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में गोलू होता है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सुनो, ये जो बेटा न्यूक्लियस है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 4। न्यूक्लियस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियस के अंदर पानी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म पानी में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है क्रोमोसोम, ये धागा धागा, ये धागा धागा कुछ होता है, इसे धागा धागा होता है, इसका नाम है क्रोमोसोम। और इसमें छोटा एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है, इसका बेटा क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। यह है बेटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। डू यू नो ये न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के अंदर क्या करता है बेटा? पहला काम, हाँ, फंक्शंस, FUNCTIONS। हाँ, मुझे मेरे बेटे बोल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका क्या काम है सेल के अंदर? क्या इंपॉर्टेंस है यार इसकी सेल के अंदर? यार आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस नंबर 1, हाँ, ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि इट कंट्रोल्स होल सेल, इट कंट्रोल्स होल सेल। ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। बॉस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं, बहुत अच्छा काम है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, सेम सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, पहला काम। दूसरा काम इसका क्या है? हाँ बेटा, कभी हम बोलते हैं ना किसी बच्चे से, ए बच्चे, तेरी जो शक्ल है तेरे पापा जैसी मिलती है, तेरे जो कान है तेरे मामा जैसे मिलते हैं, तेरे जो बाल है तेरे पापा जैसे मिलती है, तेरी जो हाइट है तेरे मामा जैसी मिलती है। हाँ, इसका मतलब माँ बाप में जो कैरेक्टर्स है ना, वो बच्चों में आते हैं। यार, माँ बाप में जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में भी आते हैं। किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं? एक्चुअल में बेटा, पापा का न्यूक्लियस और मम्मा का न्यूक्लियस बच्चे में आया होता है। या मैं ऐसे कहूं, पापा के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं और मम्मा के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स बच्चे में आए होते हैं। एक्चुअली पापा के क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये क्रोमोसोम्स, पापा के क्रोमोसोम्स बच्चे में आए होते हैं, मम्मा के क्रोमोसोम्स बच्चे में आए होते हैं। यार, इसका मतलब क्रोमोसोम किसका पार्ट है? यार, क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है। तो मैं हक के साथ कह सकता हूं ना कि यार, न्यूक्लियस का एक और काम है कि माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चों में लाता है। माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चों में लाना, माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चों में लाना, वो किसका काम है? वो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स का काम है। एक्चुअली माँ और बाप के क्रोमोसोम्स बच्चों में आते हैं। बेटा, मां बाप के कैरेक्टर्स जब बच्चों में आ गए ना, इस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ये हेरिडिटी मां बाप से कौन बच्चों में लाता है? ये कैरेक्टर्स मां बाप के कौन बच्चों में लाता है? यार, ये क्रोमोसोम्स लाते हैं। क्रोमोसोम किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। तो इसका मतलब बेटा, दे कंट्रोल न्यूक्लियस कंट्रोल्स, यानी कि इट आल्सो कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी पता है हेरिडिटी क्या बोलते हैं?
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चों में आना, माँ बाप का हाइट का कैरेक्टर बच्चों में आना, माँ बाप के जैसे बाल हैं वही बाल बच्चों में होना, ये हेरिडिटी होता है, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। यार हेरिडिटी कैसे आता है बच्चों में? हेरिडिटी क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आता है, हेरिडिटी सेल मेम्ब्रेन से नहीं आता है, हेरिडिटी न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से आता है। तो न्यूक्लियस के दो बड़े बड़े काम, ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और बेटा ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो हमारा सेल बेटा कंप्लीट नहीं हो गया यार, इसका बहुत ज्यादा पार्ट कंप्लीट हो गया। सुनो बेटा मेरा, अच्छे से बात को समझो, मुझे बताओ, ये हमने सेल का चैप्टर उठाया है, मैंने आपको बोला सेल को बाहर से कवरिंग कौन होती है? सेल वॉल, अंदर से कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, रिमेंबर। फिर अंदर पानी होता है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म पानी के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनका क्या नाम है? सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपैरेटस, है ना, ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है। थोड़ा थोड़ा हमने इन सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा, लेकिन बेटे अब हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है। प्लांट्स में जो सेल होती है क्या वो एनिमल सेल्स में भी वही सेल होती है? मैं बोलूंगा नहीं यार, प्लांट सेल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, एनिमल सेल में कुछ चीजें कम होती है। कभी कभार कुछ चीजें एनिमल सेल में एक्स्ट्रा है, प्लांट सेल में वो नहीं है। वही हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मे बी शायद इस साल के एग्जाम में बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक साइड में प्लांट रखता हूं, प्लांट का टुकड़ा मैं काटता हूं, माइक्रोस्कोप के अंदर रखता हूं, फिर मैं देखता हूं प्लांट का टुकड़ा से, प्लांट की लकड़ी या प्लांट का लीफ सेल्स का बना है, उन सेल्स में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल का गोश्त काटूंगा, इस गोश्त को माइक्रोस्कोप के अंदर डालूंगा, फिर देखूंगा वहां पे सेल नजर आएगी, तो प्लांट भी सेल्स का बना है, एनिमल भी सेल का बना है, बट प्लांट की सेल और एनिमल सेल में क्या क्या फर्क है वही मैं बेटा देखूंगा। यही तो मैंने यहां पे लिखा ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सुनो बेटा, एक साइड मैंने प्लांट सेल को रखा है, एक साइड मैंने एनिमल सेल को रखा है। देखो बेटा प्लांट सेल कैसे होती है, एनिमल सेल कैसे होती है। पहली बात बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में सुनो। प्लांट सेल जो है ना बेटा, प्लांट सेल को सेल वॉल होता है, सेल वॉल। प्लांट, हाँ मैंने बोला ना सेल्स को ऊपर से कवरिंग सेल वॉल, लेकिन हर सेल को ऊपर से सेल वॉल नहीं होता है। अगर मैं एनिमल हूं बेटा, मेरी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। हाँ बात को गौर से समझना, मेरी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। अगर मैं प्लांट को लेता हूं, प्लांट की सेल के ऊपर सेल वॉल होता है, प्लांट की जो सेल है उस सेल के ऊपर सेल वॉल होता है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। बट मैं एक एनिमल हूं यार, मेरी जो सेल है उस सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है यार, मेरी सेल के ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है और एक ही कवरिंग होती है, दो कवरिंग्स नहीं है। प्लांट की सेल के ऊपर दो कवरिंग्स है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। मेरी यार एनिमल सेल देखो, इसमें एक ही ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, इसको बेटा एनिमल सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां पे ऊपर एक ग्रीन कुछ कवरिंग, सेल वॉल, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो बेटा पहली डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या, मैंने शायद लिखा ही नहीं है यार, हाँ मैंने लिखा है। प्लांट सेल में देखो द प्लाज्मा में ऑफ नहीं है बेटा, ऐसे ही इसको रेक्टिफाई करेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, हाँ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल आर is surrounded by a rigid cell wall made up of cellulose। प्लांट के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर दो कवरिंग्स हैं, ऊपर वाली को सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे बेटे मेरे, एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है ऊपर, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, पहला काम, ठीक है। डू यू नो बेटा प्लांट सेल बड़ी है, एनिमल सेल है, जरा देखो प्लांट सेल बड़ी होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो दूसरी डिफरेंस है, प्लांट सेल इज क्या, लार्जर देन एनिमल सेल, यही है। प्लांट सेल्स बेटा बड़ी होती है, एनिमल सेल्स क्या होती है, छोटी होती है। मैंने आपको बोला था प्लांट सेल में बेटा प्लास्टिड होते हैं। देखो प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या करते हैं, ये बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड आपको नजर ही नहीं आएगा यार, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। तो तीसरी डिफरेंस है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। समझ आया? नेक्स्ट बेटा, हाँ देखो, अच्छा ये प्लांट सेल में देखो वैक्यूल, ये बेटा वैक्यूल है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये जो जिसको मैं ब्लैक कलर से ऐसे मार्क करता हूं मेरे बेटे, अच्छे से देखो। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है बहुत बड़ा,
एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। हाँ, अगर होगा कभी होगा बहुत छोटा। बेटा यहां पे देखो छोटा सा एक वैक्यूल है, ठीक है, नन्नू सा एक वैक्यूल है। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है बहुत बड़ा, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, अगर होगा बहुत छोटा। ये मैंने लिखा है यार, सुन। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव सिंगल वैक्यूल। प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड लेसर इन नंबर। पहले एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, अगर यार होगा बहुत छोटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो ये है ना गोल्गी एपरेट्स की बात करते हैं। ये है बेटा गोल्गी एपरेट्स, ये वाला जो पार्ट है ना गोल्गी एपरेट्स। डू यू नो एनिमल सेल में गोल्गी एपरेट्स ठीक ठाक होता है। यह है एनिमल सेल, इसमें गोल्गी एपरेट्स बेटा है, गोल्गी एपरेट्स ठीक ठाक। जैसे अभी मैंने आपको गोल्गी एपरेट्स दिखाया, एनिमल सेल में वैसा का वैसा ही गोल्गी एपरेट्स होता है। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल में गोल्गी एपरेट्स को गोल्गी एपरेट्स नहीं बोलते हैं। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेट्स के पार्ट्स टूटे फूटे होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं। ये है बेटा प्लांट की सेल। प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेट्स है ना, गोल्गी एपरेट्स का एक पार्ट इधर होता है, एक पार्ट उधर होता है, एक पार्ट उधर होता है, तो ऐसे गोल्गी एपरेट्स को हम बोलते हैं डिक्टायोजोम। तो बेटा एनिमल सेल में गोल्गी एपरेट्स होता है और प्लांट सेल में गोल्गी एपरेट्स के बजाय क्या होता है, डिक्टायोजोम होता है, ठीक है। तो बेटे मेरे यहां पे शायद मैंने ये लिखा है कि प्लांट सेल्स हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपरेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज डिक्टायोजोम। मैं लिखूंगा KNOWN, नोन एज DIC, डिक TYOSOME, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टायोजोम। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में बेटा गोल्गी एपरेट्स अच्छा खासा होता है यार। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेट्स के बजाय डिक्टायोजोम, एनिमल सेल में डिक्टायोजोम नहीं होता है यार, गोल्गी एपरेट्स होता है। ये वाला पॉइंट आप याद नहीं रखिएगा कि ये सेंट्रोजोम वगैरह, ठीक है। तो सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। जैसे बेटा अगर आप ये एनिमल सेल में देखोगे, एनिमल सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल। एक्चुअली मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज आपके सिलेबस में है नहीं। एनिमल सेल में बेटा एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, ये वाला, जिसका नाम है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में आप सेंट्रोजोम नहीं देखोगे। यही तो मैंने लिखा है यार, क्या सेंट्रोजोम सर और नॉट है बेटा। मैं तो यही सोच रहा था, ये मैंने क्या लिखा है, यानी कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोमस नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट सेल ये ना, प्लांट सेल में सेंट्रोजोमस नहीं होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, ठीक है। साइटोकाइन्स ये आप मत करें बेटा, ये आप मत करें साइटोकाइन्स वगैरह, ठीक है, ये आप मत करें, यहां भी आप इसके साथ मत करें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हाँ एनिमल सेल, प्लांट सेल थोड़ा एंगुलर शेप की होती है, एनिमल सेल जो ना थोड़ा इरेगुलर होती है, ठीक है। बहरहाल छोड़ो यार, ये नहीं होता। अगर आप 5-6 पॉइंट से लिखते हैं जो मैंने आपको बताया, काफ़ी है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में सेल वाल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल होते बड़े, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, वैक्यूल के बजाय वैक्यूल अगर होगा बहुत छोटा। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेट्स नहीं होता है, यानी कि उसके पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिक्टायोजोम। एनिमल सेल में गोल्गी एपरेट्स बेटा सीधे का सीधा होता है, प्लांट सेल में डिक्टायोजोम, एनिमल सेल में गोल्गी एपरेट्स होता है। अच्छा प्लांट सेल में बेटा सेंट्रोजोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है। प्लांट सेल बड़ी होती है, एनिमल सेल क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। हाँ प्लास्टिड होते हैं अब प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते हैं यार। ये तो मैंने आपको इसके ये बताया यार, इसकी डिफरेंस आपको बताया, ये है प्लांट और एनिमल सेल। डू यू नो एक और चीज है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सर अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल समझ आए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये तो समझ नहीं आया। ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक, मैं पानी पीता हूं यार, प्यास लगी, तब तक बताओ आप मुझे कमेंट में बताओ। डू यू नो प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है, अच्छा इतना तो बताओ, बोलो यार, नहीं बोल रहे हो ना। मैं आपको बता रहा हूं किस में होती है और किस में नहीं होती है। कौन, ये ना प्रोकैरियोटिक। अच्छा पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, नहीं पता है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखो बेटा प्रोकैरियोटिक और एक होता है प्लांट सेल एनिमल सेल, इसको नहीं जोड़ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के साथ। प्लांट सेल और एनिमल सेल बिल्कुल अलग अलग है। जो प्लांट्स में है तो प्लांट सेल, जो एनिमल्स के पास है एनिमल सेल। आपको एग्जाम में आ सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो उस वगैरह गलती नहीं करना, एनिमल सेल और प्लांट सेल लिखोगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो बैक्टीरिया के पास होती है। सिंपल आपको समझाने के लिए,
ये वो सेल होते हैं जो बैक्टीरिया के पास होती है, बैक्टीरिया के पास, हाँ ये बैक्टीरिया के पास होती है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के पास होती है। यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स में जो सेल्स है ना, प्लांट्स में, प्लांट्स की सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और एनिमल्स की सेल को भी हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। नहीं आया समझ? सुन, मेरे पास ये सेल है, सुन बेटे मेरे पास ये सेल है। और ये क्या हो गया माइक को यार, देखो मेरे पास ये एक सेल है, यहां पे एक और सेल है, ठीक है। इस सेल में यार न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है। इस सेल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, है ना, ये सेल ऑर्गेनेलीज है, यहां पे सेल ऑर्गेनेलीज है। ये एक सेल है जिस सेल में न्यूक्लियस है, NUCLEUS न्यूक्लियस है, और इस सेल के अंदर सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है। तो ऐसी सेल जिस सेल में न्यूक्लियस भी होता है और जिस सेल में सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। सर प्लांट सेल में भी होता है न्यूक्लियस और प्लांट सेल में भी सेल ऑर्गेनेलीज है यार, तो प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है। सर मगर एनिमल सेल में भी होता है न्यूक्लियस, एनिमल सेल में भी होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, तो यार एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, वेल डिफाइंड, अच्छा खासा न्यूक्लियस भी होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है बेटे मेरे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा ना, किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल्स में पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सी सेल होती हैं? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो प्लांट्स के पास होते हैं, जो एनिमल्स के पास होती हैं। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो एनिमल सेल में भी होता है न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या कहलाता है? वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। सर फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? यार प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिस सेल में पहले न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है यार, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में पहले न्यूक्लियस भी नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती है। फायदा क्या है यार? जिस घर को दीवार नहीं है वो घर कहलाता है? वो घर कहलाता है? नहीं कहलाता है। तो जिस न्यूक्लियस पे कवरिंग नहीं है, क्या वो न्यूक्लियस कहलाता है? नहीं। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? देखो ऐसा मैं ऐसे कह सकता हूं, यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म पानी है, न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। ये है न्यूक्लियस, असल में ऐसे होता है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस की कवरिंग और अंदर पानी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बट अगर मैं न्यूक्लियस की एक कवरिंग बेटा ऐसे हटा देता हूं, वहां पे क्या रह गया? सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म पानी रह गया, न्यूक्लियोप्लाज्म पानी रह गया। क्या ये न्यूक्लियस है? सर ये तो न्यूक्लियस नहीं है, बट इसको बोलेंगे क्या यार? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लॉइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लॉइड। फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसा है बट न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिस सेल में न्यूक्लियस की कवरिंग ही एब्सेंट होती है, सिर्फ वहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म बचता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ऐसे सेल, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती है बट पानी होता है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड बोलते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जो बैक्टीरिया के पास होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिस सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है यार, ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, अच्छा वाला न्यूक्लियस होता ही नहीं है। फिर क्या होता है? न्यूक्लॉइड होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ पानी होता है, सेल में ये ना वो कवरिंग नहीं होती है ऐसे। हाँ एक तो ये, एक तो बेटा ये, एक तो ये आप याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लॉइड होता है। न्यूक्लॉइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लॉइड का मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेली होता ही नहीं है यार, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है। तो
प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिस सेल में कोई सेल ऑर्गेनली होता ही नहीं है, जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ये फालस वाला न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लॉइड होता है। ऐसी सेल को बेटे हम क्या बोलते हैं? ऐसी सेल को बेटे मेरे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सर किसके पास पाई जाती हैं? यार ये बैक्टीरिया के पास पाई जाती है। हाँ बैक्टीरिया। मुझे बोल क्या फर्क है यार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरिया, अच्छा प्लांट्स के पास कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। एनिमल्स के पास कौन सी? यूकैरियोटिक। क्यों बोलते हैं यूकैरियोटिक? क्योंकि जिस सेल में सारा ये होता है ना उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया के पास ऐसी सेल है, बैक्टीरिया की सेल ऐसी सेल होती है जिसमें पहले कोई सेल ऑर्गेनली होता ही नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम होता है, वो भी छोटा वाला राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया की सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल में कोई सेल ऑर्गेनली होता ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम, और ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ऐसी सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये पहले जमाने की कदीम जमाने की सेल है यार, आज डिजिटल सेल चलेगी ऐसी, ठीक है। तो बेटे मेरे रिमेंबर यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या फर्क है। बोलो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के पास होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ये एब्सेंट होता है और न्यूक्लॉइड प्रेजेंट होता है। वायरस अगर आप बेटे मेरे देखोगे यूकैरियोटिक सेल मींस प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसमें बेटा ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा क्या होता है कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बजाय ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना उसमें, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर वो छोटा वो गोलू होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी है, ऐसे न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर वो गोलू न्यूक्लियोलस भी है। यहां पे बेटा पहले न्यूक्लियस की कवरिंग है नहीं, सिर्फ पानी है, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, हाँ अच्छे से बेटा बात को समझो। यहां पे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका क्या नाम है? राइबोसोम। देखो ये राइबोसोम बेटा दो किस्म का होता है। एक होता है दुनिया में दो किस्म का, सेल के अंदर दो किस्म का राइबोसोम है। एक को हम बोलते हैं 70S राइबोसोम, दूसरे को हम बोलते हैं 80S राइबोसोम। 80S व्हाट इज दिस S? हाँ चलो छोड़, अभी मैं आपको ये डिस्कस नहीं करूंगा S क्या है, इतना तो बेटा बोलूंगा, सुनो इतना तो बोलूंगा आपको। ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम ये दो किस्म का है, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में दोनों किस्म के राइबोसोम्स होते हैं। हमारी प्लांट सेल, एनिमल सेल में 70S राइबोसोम भी होता है और 80S राइबोसोम भी होता है। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में बेटे मेरे क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम होता है, वो भी 70S किस्म का होता है, ठीक है। तो यही बेटा मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा यहां पे 70S राइबोसोम होता है, यहां पे 80S राइबोसोम होता है, या बोथ भी होते हैं, दोनों होते हैं। हाँ आपको पता है जिस लिविंग थिंग में, किस लिविंग थिंग में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? मुझे बताओ किस लिविंग थिंग में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? बैक्टीरिया में। तो बेटा मेरा जिस भी लिविंग थिंग के पास प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है वो लिविंग थिंग एक सेल का बना होता है, वो लिविंग थिंग यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर। तो बैक्टीरिया एक ही सेल का बना होता है बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा जिस लिविंग थिंग के पास बेटा बहुत ये यूकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है, वो एक सेल का भी बना हो सकता है, बहुत सारी सेल्स का भी बना होता है। समझ आया? व्हाट इज दिस यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर? पता है ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या है? अगर कोई लिविंग थिंग एक ही सेल का बना है, एक ही सेल का, चलो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी नहीं, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यहां पे बेटा सेलुलोज का बना होता है। यार ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, पेप्टाइडो छोड़ो, आपके लिए बेटा काफी है अभी। कितने या पांच पॉइंट्स हैं, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट डिस्कस करेगा। ये वाला पॉइंट आप डिस्कस मत करेगा, ये वाला बेटा आप डिस्कस मत करेगा, आपके साथ बेटा शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपको कल पिट हो जाएगा। इतना याद रखो, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लॉइड होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रिमेंबर बेटे मेरे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। 70S किस्म का राइबोसोम है। यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और 80S किस्म का ज्यादातर राइबोसोम पाया जाता है।
न्यूक्लियोलस तक एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा लिविंग थिंग जिसमें बेटा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, ऐसे लिविंग थिंग वो एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर। अच्छा, जो लिविंग थिंग बेटा जिसमें यूकैरियोटिक सेल होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो या तो यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने होते हैं या बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेटा, अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। एक और लिविंग थिंग है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगे, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, एल्गे में पाई जाती है, फंगाई में पाई जाती है। यह है बेटा, एक तो हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या फर्क है, दूसरा हमने पढ़ा यार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपस में क्या फर्क है। इसको गलती मत यार आप निकालेगा। हाँ बेटा, अभी मैं फिर से आपको एक और बारी बताता हूं। एक्चुअली बेटा, ये जो चल रहा है ना, ये वन शॉट चल रहा है। बार बार मैंने कहा यार कोई मत समझेगा यार ये क्या ऊपर से जा रहे हैं, डिटेल से नहीं पढ़ा रहा है यार। मैं अभी आपको उतना पढ़ा रहा हूं जितना आपकी टेक्स्ट बुक में, जितना आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अभी डिटेल पढ़ने का कोई समय नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे फिर से क्लास 9th में, तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये 9th में भी ये चैप्टर है ना। चल बेटे मेरे, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डाइवर्सिटी इन सेल्स। क्या होता है डाइवर्सिटी इन सेल्स? का क्या मतलब होता है? दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, क्या एनिमल्स सेम किस्म के हैं? बंदर अलग शक्ल का है, इंसान अलग शक्ल का है, चूहा अलग शक्ल का है, रैबिट अलग शक्ल का है, एलिफेंट अलग शक्ल का है, काऊ अलग शक्ल की है। तो मेरे बेटे, जब एनिमल्स की शक्ल अलग अलग होती है, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। एनिमल्स की शक्ल में फर्क होना। जब एनिमल्स की शक्ल में फर्क होती है, गधा अलग शक्ल का, इंसान अलग शक्ल का, चूहा अलग शक्ल का, जब एनिमल्स की शक्ल में फर्क होती है, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। एनिमल्स की शक्ल में फर्क है। डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन, फर्क, चेंज। बट यहां पे टॉपिक है डाइवर्सिटी इन सेल्स। क्या मतलब? जब सेल्स, मिसाल मैं बेटा एक एनिमल हूं, मेरी बॉडी में एक किस्म की सेल नहीं है, अलग अलग किस्म की सेल है। मेरा ब्रेन अलग किस्म की सेल का बना है, मेरा जो गोश्त है वो अलग किस्म का सेल का बना है, मेरी स्किन अलग किस्म का सेल का बना है। जब सेल्स की शेप अलग अलग होती है, जब सेल्स की शेप अलग अलग होती है, इस चीज को बेटा हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल्स। जब सेल्स की शेप अलग अलग होती है, इस चीज को बेटा हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन सेल्स। तो डाइवर्सिटी इन सेल्स का मतलब होता है जब सेल्स की शेप अलग अलग होती है, इस चीज को बेटे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन सेल्स कहते हैं। तो डाइवर्सिटी इन सेल्स का मतलब जब सेल्स की शेप अलग अलग है, उनकी शक्ल अलग अलग है, इस चीज को बेटा हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल्स। जैसे अगर हम अपने ब्रेन सेल की तरफ देखेंगे, हमारे दिमाग में जो सेल होती है उसका बेटे क्या नाम है? नर्व सेल। दिमाग की सेल देखो ऐसी होती है, उसकी शक्ल अलग। अगर हम अपने मसल सेल की तरफ देखेंगे, हमारे जो मसल्स में सेल होते हैं वो ऐसी होती है, यह बेटा मसल सेल, इसकी शक्ल अलग। अगर बेटा हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो चर्बी है, फैट है, फैट सेल की तरफ देखेंगे, फैट सेल या चर्बी की सेल ऐसी होती है। अगर हम खून की सेल देखेंगे, खून की सेल बेटा ऐसी होती है, ठीक है। अगर हम बेटा स्किन की सेल देखेंगे, स्किन की सेल ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है बेटा, उसकी शक्ल अलग। अगर हम मेल सेक्स सेल को की तरफ देखेंगे, मेल सेक्स सेल की शक्ल बेटा ऐसी होती है ना, इसका नाम है स्पर्म। मेल सेक्स सेल की शक्ल अलग है। तो मैंने आपसे कहा यार कि यहां पे एक एनिमल में अलग अलग किस्म की सेल्स हैं, या एक एनिमल्स में बहुत सारी सेल्स हैं, उन सेल्स की शक्ल अलग अलग है। जब सेल्स की शेप अलग अलग होती है, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल्स। यहां पे आपको दिख रहा है ब्रेन सेल की शक्ल अलग, मसल सेल की शक्ल अलग, खून सेल की शक्ल अलग, चर्बी की अलग, स्किन सेल अलग, स्पर्म सेल की अलग शक्ल। यहां पे सेल्स की शेप क्या है? अलग अलग। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी इन सेल्स। When there is variation, difference in the shape of the cells, जब सेल्स की शेप्स में फर्क है, इस चीज को बेटा हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल्स। सर फिर डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डू यू नो बेटा डिवीजन ऑफ लेबर किसको बोलते हैं? एक होता है डाइवर्सिटी इन सेल्स, एक होता है बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का बेटे मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, जब सेल्स का काम भी अलग अलग होता है, जब सेल्स को अलग अलग काम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, पापा का काम है अलग,
मम्मा का काम है अलग, भाई का काम है अलग, बहन का काम है अलग। जब मेरे बेटे फैमिली मेंबर्स का काम अलग अलग दिया जाता है, सो दैट घर के अंदर क्या रहे, सारा काम जो है ना सिस्टमैटिक चले, अच्छे से काम चले। इसी तरह अगर हम इंसान की बात करेंगे, इंसान में अलग अलग किस्म की सेल्स हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सेल्स। बट जब अलग अलग किस्म की सेल्स का काम भी अलग अलग होता है, जब अलग अलग किस्म की सेल्स का काम अलग अलग होता है, यार ब्रेन सेल का काम है अलग, इसका काम है सोचना, मसल सेल का काम है मूवमेंट, ब्लड सेल का काम क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, फैट सेल का काम है बॉडी में टेंपरेचर रखना, स्किन सेल का काम है प्रोटेक्शन, स्पर्म सेल का काम है ये रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यार जब अलग अलग किस्म की सेल्स का काम, उनका फंक्शन अलग अलग होता है, जब अलग अलग किस्म की सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है, इस चीज को बेटे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी में बहुत सारी किस्म की सेल्स है, अलग अलग किस्म की सेल्स का काम अलग अलग है, इस चीज को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स टू इंश्योर द सेल इन ए कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग एज वेल एज परफॉर्मिंग its role in the body। क्या मतलब, जब हमारी बॉडी में अलग अलग किस्म की सेल्स का काम अलग अलग है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। अब बेटा एंडिंग चल रहा है। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है यार, प्रोटोप्लाज्म पता है किसको बोलते हैं, नहीं पता है, बस थोड़ा सा टाइम, मुझे लगता है 2-3 मिनट टोटल लगेंगे। हमारी सेल में जो लिक्विड होता है ना, हमारी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, लिक्विड को का नाम होता है बेटा प्रोटोप्लाज्म। नहीं आ रहा है समझ? मेरी सेल में कहां लिक्विड है, मेरी सेल में बेटा साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है। मेरी सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है उसका क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सुनो, मेरी सेल के अंदर जो पानी है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। मेरे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पानी है, उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठे हम बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मेरी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड का नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जैसे बेटे मेरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों लिक्विड्स को इकट्ठे क्या बोलते हैं, ये दोनों लिक्विड्स को इकट्ठे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हाँ, डू यू नो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, डू यू नो ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज का बना है, नहीं पता है ना यार, ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज का बना है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना है, प्रोटोप्लाज्म बना है बेटा, प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना है, किस चीज, प्रोटोप्लाज्म बना है 4 किस्म के एलिमेंट्स का, 4 किस्म के एलिमेंट्स का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 4 किस्म के एलिमेंट्स मिला के बेटा क्या बनता है, वहां पे बनता है प्रोटोप्लाज्म। नाउ मैं कह सकता हूं यार हमारी सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब मेरी सेल में जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को इकट्ठे बोलते हैं बेटा क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 4 किस्म के एलिमेंट्स का बना है, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेई पुरकिंजी, कार्डियोलॉजिस्ट था जेई पुरकिंजी ने टर्म यूज की थी। जेई पुरकिंजी साहब ने बोला था यार साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आज के बाद हम इकट्ठे क्या बोला करेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोला करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट। अब यार बस लास्ट है दैट इज सेल नंबर एंड सेल साइज। बस लास्ट है बेटा सेल नंबर एंड, यार किस लिविंग थिंग में कितनी सेल्स होती हैं, सेल्स का साइज कितना होता है, वही तो हमें पढ़ना है। कोई लिविंग थिंग सिर्फ एक सेल का बना है। क्लास 8 में पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, एमीबा पढ़ा है यार। एमीबा एक एनिमल है, एमीबा AMOEBA, एमीबा एक छोटा सा लिविंग थिंग है। कितने सेल्स का बना है, एक सेल का बना है, एक सेल का यार। जो लिविंग थिंग एक सेल का बना है, सिंगल सेल का बना है, उस लिविंग थिंग को हम बोलते हैं ए लिविंग थिंग। तू यूनिसेल्यूलर एनिमल है। यूनिसेल्यूलर एनिमल का मतलब ऐसा एनिमल जो एक सेल का बना होता है, एक सेल का, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल। यूनिसेल्यूलर एनिमल विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, जैसे एमेबा। अच्छा, कोई किसी लिविंग थिंग में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जिस लिविंग थिंग में बहुत सारी सेल्स हैं, उस लिविंग थिंग को बेटा मैं क्या बोलूंगा, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा लिविंग थिंग जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, उसको मैं बोलता हूं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इंसान, जैसे प्लांट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर?
यूनिसेलुलर एनिमल वो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सेल का बना है, जैसे एमीबा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारी सेल्स का बना है। समझ आया? ओ समझ आया? जैसे प्लांट्स एंड ह्यूमंस। चल बेटा, अब ये है सेल नंबर के बेस पे। अब मसला ये है सर, सेल साइज क्या होता है? क्या सेल्स का साइज बराबर बराबर होता है? मैं बोलूंगा नहीं यार, कुछ सेल्स बहुत बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। 4-5 चीजें याद रखना, बस 5 चीजें। एग्जाम है, इसी में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओ गारंटी से बोल रहा हूं यार। दुनिया में सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी एनिमल सेल ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग? हाँ बेटा यार, ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, दुनिया की बड़ी सेल है, एनिमल सेल है। यह है यार ऑस्ट्रिच का एग। देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में बेटा क्या है? मेरे हाथ में ऑस्ट्रिच का एग है। तुझे खाना है, ये एग ले, अंडा बनाओ, ऑमलेट बनाओ, खिलाओ। मुझे सबसे पसंद है यार, अब खुद को भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। ये ऑस्ट्रिच का एग है। इसका मतलब ये ऑस्ट्रिच का एग है, ये दुनिया की बड़ी, यार मैं लिखूंगा OSTRICH, ऑस्ट्रिच एग। ये दुनिया की यार बड़ी सेल है, एनिमल सेल है, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, यही मैंने लिखा। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन है? सबसे छोटी सेल एक बैक्टीरिया दुनिया में है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा एक दुनिया का बैक्टीरिया है। ये सबसे छोटी सेल दुनिया की है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, सबसे छोटी सेल। ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन है? देखो, दुनिया में सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन है? ऑस्ट्रिच का एग। दुनिया में सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन है? बेटा एक एल्गे है, उसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया। ये एक एल्गे है, एक प्लांट है। ये बेटा दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट सेल है, लार्जेस्ट प्लांट सेल। कौन है? एसिटाब्यूलेरिया। ठीक है। अच्छा, इंसानों की बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन है? लंबी एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब जो हर साइड बड़ी है, लॉन्गेस्ट का मतलब जो लंबाई में बढ़िया है। इंसानों में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व सेल, ब्रेन सेल, ब्रेन सेल। ओ ब्रेन सेल, ये है बेटा ब्रेन सेल। यह है नर्व सेल, NERVE, नर्व सेल। बेटा यही है ब्रेन सेल। इंसानों की ब्रेन सेल ये सबसे लंबी होती है, कभी कभार 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, ब्रेन सेल। चलो, इंसानों में सबसे छोटी सेल पता है कौन है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल। इंसानों में सबसे छोटी सेल कौन है? स्पर्म सेल। बेटा ये है स्पर्म सेल, ये है स्पर्म सेल। कितनी ब्यूटीफुल डायग्राम्स है। इंसानों में सबसे बड़ी सेल कौन है? नर्व सेल। इंसानों में सबसे छोटी सेल कौन है? स्पर्म सेल। दुनिया में सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन है? ऑस्ट्रिच का एग। दुनिया में सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन है? एक एल्गे जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन है? एक बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। बेटा मेरा इसी के साथ हमारा इख्तिताम हो जाता है यार। थैंक यू सो मच मेरे बेटे फॉर दिस वंडरफुल सेशन, जो आपने मेरे साथ बिताया, जो आपने मेरे साथ एंजॉय किया हो। बेटा आपको मजा आया होगा, कमेंट में लिख दो यार मजा आया या नहीं आया लेक्चर के दौरान। बेटे मेरे, अगर आपको हमारे लेक्चर नोट्स चाहिए, हमारे नोट्स चाहिए, बिकॉज आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, तो बेटा जस्ट व्हाट्सएप अस, हमें मैसेज करो बेटा, हमें कॉल करो। वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। हम आपको बेटा नोट्स भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और फ्री आप कॉस्ट भेजेंगे, कोई पैसा नहीं बेटा। आपके एग्जाम से अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, हम सपोर्ट करेंगे। हाँ बेटे मेरे, तो इसी के साथ आपने लेक्चर देखा ना, अब रेस्ट ले लो बेटे मेरे। उसके बाद टेक्स्ट बुक या जो आपने नोट्स बनाए हैं या नोट्स हैं, तो बेटा उनको बाद में पढ़ेगा। अभी रेस्ट की जरूरत है बेटा आपने, बिकॉज इतना टाइम लेक्चर देखा। ठीक है मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय।